दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं भारत के मानचित्र की सहायता से आपको ये समझाऊंगा कि भारत में कितनी जनजातियां रहती हैं और कौन-कौन से क्षेत्रों में रहती हैं। दोस्तों, भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातियों की आबादी अलग-अलग तरीके से फैली हुई है और भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। अब जाहिर है, ये तो एक सरकारी आंकड़ा है, इससे कई ज़्यादा हो सकती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अनुसूचित जनजातियों को अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, यानी कि एसटी कहते हैं। तो कुल मिला के आपको मैं ये बताने वाला हूं कि भारत के जो प्रमुख एसटी हैं वो कौन कौन से राज्यों में रहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी अच्छी तादाद में बने हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी प्रश्न छोड़ के आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये भारत का नक्शा आपके सामने है। अब भारत के नक्शे में ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम भी दिखाई देगा। ये वो एरिया है जिसके अंदर मुख्यतः भारत की जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हर राज्य के अंदर पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, लेकिन मैं सभी जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो बहुत बड़े अमाउंट में रहती है, और वो जो हैं इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि पूरा का पूरा उत्तर पूर्व जो है वो इसके अंदर आ गया है, क्योंकि उत्तर पूर्व के 4 ऐसे राज्य हैं जिसको संविधान में अलग से अनुसूची के अंदर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियाँ थोड़ी सी डिफरेंट पाई जाती हैं। मतलब बाकी देश में थोड़ी अलग पाई जाती हैं, यहाँ थोड़ी अलग पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जनजातियों का जो सांस्कृतिक जीवन है वो काफ़ी अलग है और इनको घुलने मिलने में काफ़ी समय लगता है। इनके रीति रिवाज बिल्कुल ही अलग है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग अनुसूची में रखा गया है। फिलहाल हम देखते हैं कि एक एक राज्य के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजातियां रहती हैं। शुरुआत हम राजस्थान से करेंगे। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें राजस्थान सबसे पहले आएगा। देखिए, राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी जनजातियां पाई जाती हैं वो हैं भील, मीणा और गरासिया। याद रखिए, भील, मीणा और गरासिया। इसके अंदर भी जो मीणा है वो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर है। रही बात भील की, तो भील भी आपको याद रखना है, क्योंकि भील काफ़ी सारे राज्यों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मीणा जो है वो राजस्थान की काफ़ी फेमस जनजाति है, तो इसे आपको याद रखना है। राजस्थान के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश के अंदर भी भील पाए जाते हैं, गोंड, बैगा और कोरकू। यहाँ विशेष बात यह है कि जो भील और गोंड है वो मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। एक टिप ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि किसी राज्य की आपको जनजाति नहीं पता है तो भील और गोंड में से आप कुछ भी लिख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर पाए जाते हैं। भील और गोंड की बहुत बड़ी तादाद है। सिर्फ मेन भूमि के अंदर याद रखना, ये जो मेन भूमि आपको दिख रही है भारत की, इसी में याद रखना। इसमें आप बता सकते हो कहीं पे भी कि भील पाए जा रहे हैं या गोंड पाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ के अंदर भी गोंड पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्बा, उनराव और मुरिया। हल्बा, उनराव और मुरिया। अगर मुझसे गलत प्रोनाउंस हो रहा है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये जो जनजातियाँ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनता है, तो याद रखना हल्बा, उनराव और मुरिया। बाकी गोंड तो है ही। इसके बाद चलते हैं हम गुजरात की तरफ। हाँ, मुझे पता है मैं वापस पश्चिम की तरफ आ गया हूँ, लेकिन गुजरात जो है थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया पहले। गुजरात में भील पाए जाते हैं, गरासिया पाए जाते हैं और ठोडिया पाए जाते हैं। भील, गरासिया, ठोडिया। इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ये पश्चिम के राज्य पूरे कर देते हैं। महाराष्ट्र के अंदर गोंड बहुत अच्छी तादाद में पाए जाते हैं, वारली, भील और कोलाम। मतलब गोंड और भील तो यहाँ पे भी हैं, इसके अलावा वारली और कोलाम भी यहाँ पाए जाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ प्रमुख जनजातियाँ हैं, इसके अलावा भी पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आपके झारखंड, उड़ीसा, ये 2 इंपॉर्टेंट राज्य हैं। झारखंड के अंदर संथाल बहुत फेमस है। याद रखना, संथाल, उनराव, मुंडा और हो। संथाल, उनराव, मुंडा और हो 4 हैं, याद रह जाएंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर भी संथाल पाए जाते हैं, उनराव पाए जाते हैं, गोंड भी पाए जाते हैं और बोंडा भी पाए जाते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, कहीं आप गोंड और बोंडा से कंफ्यूज हो जाओ। गोंड भी हैं और बोंडा भी हैं, तो झारखंड और उड़ीसा एक साथ याद रह जाएगा, दोनों ही पास पास में हैं। संथाल, संथाल, उनराव, उनराव। इसके अलावा गोंड और बोंडा उड़ीसा के अंदर है और झारखंड में मुंडा और हो। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ। अब देखो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक ही हुआ करते थे, तेलंगाना अलग हुआ है इससे। तो यहाँ की जनजातियाँ मुख्यतः एक जैसी हैं, तो इनको याद रखा जा सकता है एक साथ।
यहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से गोंड, कोया, लंबाड़ी और चेंचू। गोंड, कोया, लंबाड़ी और चेंचू। तो ये जो 9 राज्य हैं इनकी जनजातियां मुख्य रूप से हो जाती हैं, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आप एक साथ याद रख सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर पूर्व की तरफ। उत्तर पूर्व के जो बचे हुए 8 राज्य हैं उनकी तरफ। शुरुआत हम सिक्किम से करेंगे, क्योंकि सिक्किम बीच में पड़ रहा है, रास्ते में पड़ रहा है, तो याद रह जाएगा। सिक्किम में पाए जाते हैं लेपचा और भूटिया। लेपचा और भूटिया याद रखना, थोड़े से नाम थोड़े से टेढ़े हैं यहाँ पे, लेकिन आप याद रख सकते हो, लेपचा, भूटिया। सिक्किम के बाद चलते हैं असम के अंदर, क्योंकि रास्ते में वही पड़ता है। असम में पाए जाते हैं बोडो, मिरी, राभा। बोडो, मिरी, राभा याद रह जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। असम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी राज्य कहलाता है हमारे देश का। वो है अपातानी, नीशी, याद रखना इसमें आधा नय है, नीशी, आदि और मिश्मी। अपातानी, नीशी, आदि और मिश्मी। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर यहाँ आ जाता है। मणिपुर के अंदर पाए जाते हैं नागा और कुकी। अब इसका नाम आपको याद होगा, क्योंकि हाल ही में आपको पता है यहाँ पे बहुत हिंसा चल रही है मणिपुर के अंदर, और इसके अंदर ये दोनों जनजातियाँ शामिल है कहीं ना कहीं, नागा और कुकी। इसके बाद चलते हैं मिज़ोरम। मिज़ोरम में पाए जाते हैं मिज़ो और लुशाई। इसको याद रखना आसान है, क्योंकि मिज़ोरम से मिज़ो निकला है और लुशाई, मिज़ो और लुशाई। इसके बाद आते हैं हम मेघालय के अंदर। तो मेघालय में पाए जाते हैं खासी, गारो और जयंतिया। खासी, गारो और जयंतिया। एक बात याद रखना, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो मेनली यहाँ के पहाड़ों से भी फेमस है, तो ये चीज़ कभी कभी पूछ ली जाती है। तो खासी, गारो और जयंतिया याद रखना। इसके बाद चलते हैं नागालैंड। नागालैंड के अंदर 4 जनजातियाँ हैं मुख्य रूप से। एक है अंगामी, एक है आओ, सेमा और चाखेसंग। ये थोड़े से नाम ऐसे हैं, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अंगामी, आओ, सेमा और चाखेसंग। इसके बाद आपका आखिर में आके बचता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आते हैं आपके त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। त्रिपुरी, रियांग और जमातिया याद रखना। देखो, स्पेशली ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं इनके प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। बाकी ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप 4 जनजातियाँ याद रख लीजिए, भील, गोंड, संथाल और मीणा। अगर ये 4 भी आप याद रख लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। भील, गोंड, संथाल और मीणा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की कुछ और इंपॉर्टेंट जनजातियों के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने 15-16 राज्य कवर कर दिए थे, जिनमें कुछ एक प्रमुख जनजातियां थी, लेकिन कुछ एक राज्य थे जो छूट गए थे। और आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा भी था कि आप वेस्ट बंगाल आपने छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, उत्तराखंड छोड़ दिया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि छूटा कुछ भी नहीं है, हम लोग उनको भी कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, यानी कि आज। तो आप अपने कॉपी पेन खोल लीजिए और आराम से लिखना शुरू कीजिए। शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ। अगर शुरुआत लद्दाख से की जाए तो देखो, लद्दाख में पाए जाते हैं बाल्टी, जो कि करगिल के इलाके के पास ज्यादातर पाए जाते हैं। और इसके अलावा पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बाल्टिस्तान नाम की एक जगह है, आपने सुना होगा, गिलगिट पास बाल्टिस्तान। तो बाल्टिस्तान में बाल्टी पाए जाते हैं। बाल्टी एक जनजाति है वहां की। इसके अलावा लद्दाखी बोध, जिनको लद्दाखी बोध कहा जाता है, ये लेह और उसके आसपास के इलाकों में बसते हैं, जिनकी भाषा होती है लद्दाखी, जो कि तिब्बती भाषा से काफी ज्यादा इंस्पायर होती है। मतलब इनकी भाषा में तिब्बती आपको झलकती हुई जरूर मिलेगी। इसके अलावा पाए जाते हैं चांगपा। चांगपा आपने जरूर देखे होंगे, इनको घुमंतू जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये मेनली चांगथांग पे पाए जाते हैं, बहुत ही ऊंची जगह है। वहां पे आपको ये याक चराते हुए, बकरी चराते हुए, भेड़ चराते हुए मिल जाएंगे। तो ये होते हैं चांगपा। इसके अलावा ब्रोकपा और पूरी गपा, ये भी बहुत जरूरी जनजाति है जो लद्दाख के अंदर पाई जाती है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखो, जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जहां पे डोगरा बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। डोगरा का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा गड्डी, गड्डी भी एक बहुत ज़रूरी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ के पूरे एरिया के अंदर पाई जाती है, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ के गुर्जर, जी हाँ, गुर्जर भी वहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही बसते हैं, लेकिन थोड़े बहुत लद्दाख में भी मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा बकरवाल, अब ये बकरवाल नाम आपने कई बार सुना होगा, तो ये बकरवाल जनजाति भी वहीं की रहने वाली है। तो कौन कौन से हैं? डोगरा, गड्डी, गुर्जर और बकरवाल। इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के जो जनजाति होती हैं वो मेनली उनकी जगहों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से मशहूर होती है। जैसे कि किन्नौरी, जो किन्नौर में बसते हैं, काफ़ी फेमस है। लाहुली, जो कि लाहौल स्पीति के अंदर बसते हैं। पंगवाल, गुर्जर,
जाड़, याद रखिए जो जाड़ है वो कुल्लू के अंदर बसते हैं। इसके अलावा गड्डी भी है और एक हट्टी भी है। मैंने आपको बताया था ना कि गड्डी हिमाचल प्रदेश में भी होते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी होते हैं। तो गड्डी और हट्टी दोनों याद रखना। तो ये हो जाती है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। इसके बाद हम चलते हैं पंजाब। पंजाब में पाए जाते हैं बांगड़ा, जो कि पंजाब के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पाए जाते हैं भील, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा गुर्जर, डोगरा और गड्डी। याद रखिए गड्डी जो है वो पूरे नॉर्थ के अंदर सबसे कॉमन जनजाति मानी जाती है, तो इसको ज़रूर याद रखना। बाकी भील तो हर जगह कॉमन है ही है। तो इस तरीके से ये पंजाब की जनजाति हो जाती है। पंजाब से थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं तो आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं जौनसारी, रांथी, बुक्सा, थड़ो, बॉक्सा। थोड़े नाम अटपटे हैं, याद कर लो। जौनसारी, रांथी, बुक्सा, थड़ो और बॉक्सा याद हो जाएंगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो। उत्तराखंड के थोड़ा नीचे आता है उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है बहुत सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एक प्रमुख मैं आपको बता देता हूं। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। आपको पता होगा गोंड बहुत ज्यादा फेमस है। गोंड के बाद दूसरे नंबर पे आती है खरवार, जो आपके देवरिया और बलिया के इलाके में पाई जाती है। इसके बाद आती है थारू, जो कि पूर्वी यूपी के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आती है राजी, जो कि मिर्जापुर में पाई जाती है। उसके अलावा भोटिया, बागड़ी, कोल, पासी इत्यादि जनजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। याद रखिए ये वो प्रमुख जनजातियां हैं जिनसे सवाल बनते हैं, इसलिए इनको आपको जरूर याद रखना है। तो गोंड, खरवार, थारू, राजी, भोटिया, बागड़ी, कोल और पासी याद रह जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बिहार। बिहार में भी काफी सारी जनजातियां एक साथ पाई जाती है। इसमें कॉमन जनजाति है संथाल, जिसको संताल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उनराव, मूड़ा, खरवार, खारिया, भूमिज, असुर, कोरवा, बिरहोर और पहाड़िया। इसके अलावा एक और जनजाति है जो कि है जौहर नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिए कई लोग संताल और जौहर को मिक्स कर जाते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए अगर किसी भी जनजाति का नाम लेते वक्त अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सी गलती हो गई हो तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं गलत तरीके से बोलूँ, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है। तो ये हो जाती है बिहार की जनजातियां। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल, जिसको मिस कर दिया था तो काफी लोग नाराज हो गए थे कि पश्चिम बंगाल कैसे छोड़ दिया आपने। तो देखो पश्चिम बंगाल काफी सारी जनजातियों का समूह है, जिसमें काफी सारे उप समूह पाए जाते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक जनजाति रहती है पहाड़ी जनजाति, उसके काफी सारे उप समूह है, जैसे कि लोढ़ा, टोटो, महाली, मेच, राभा, संताल, बसपा, हो, कोरा, मुंदरी। इस तरीके के उप समूह हैं जो पहाड़ी जनजाति के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी पाई जाती है दुम जनजाति, जिसके अंदर उप समूह हैं जैसे कि मोड़ा, कोल, सवार, भूमिज, उनराव और हो। तीसरी पाई जाती है यहाँ पे मयूरभंजी। मयूरभंजी के अंदर आपको सवार और कोल दोनों मिलेंगे, ये दोनों इसके उप समूह हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओराव, बिरहोर, मगर, कोच और टिपरा जैसी जनजातियां भी पाई जाती हैं। याद रखिए ये सारी जनजातियां कुछ तो अनुसूचित हैं और कुछ जनजातियों को भी अनुसूचित श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। तो ये आपकी पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हो जाती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। 3 साउथ इंडिया के हमने प्रदेश लेने हैं। एक है केरल, एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। केरल की बात करें तो केरल में पाए जाते हैं कन्निकर, कुरुम्ब, मुदुवन, उल्लाल, मलयालम, एरोला, कोचीवेली और पणी जैसी जनजातियां। याद रखिए इनका नाम थोड़ा याद रखने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी साउथ साइड का है तो उसको याद इजीली हो जाएंगे और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएंगे। तो ये केरल की जनजातियां हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ पे पाए जाते हैं टोडा, कोटा, इरुला, पशुपति, गोंड, कुरावर, वेदर और नायक। तो ये वाली जो जनजातियां हैं ये आपकी तमिलनाडु की जनजातियां हैं। इनको भी याद कर लोगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। इसके बाद आखिर में आके हम कर्नाटक की बात करें तो देखिए कर्नाटक में कहे जाने पे तो कुल 43 अनुसूचित जनजातियां हैं। जी हाँ, बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन जो मुख्य हैं जिनसे सवाल बनता है वो हैं कोरगा, टोडा, बंट, सिद्धि, हवियका, सोलिगा, कोरवी और बेल्लारी। याद रखिए ये सारे नाम थोड़े से अटपटे लगेंगे आपको, लेकिन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये 3 साउथ इंडिया के राज्य हो जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कवर कर ही चुका हूं, तो आपको याद होगा ही उसके बारे में। तो
तो इस तरीके से आपकी और कुछ प्रमुख जनजातियां हो जाती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट।